तो यूपी की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है, जिसमें 3 चरणों के उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 50% महिलाओं को टिकट दिया गया है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से टिकटों को लेकर चुनावी मंथन, बैठक, रणनीति तय की जा रही है। एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक, केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है। पहले और दूसरे चरण में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, उनके नामों को लेकर यह मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले, प्रियंका गांधी ने यह घोषणा की थी कि इस बार 40% टिकट यूपी में महिलाओं को दिए जाएंगे। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें 50 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इन 50 नामों का ऐलान, इनकी घोषणा भी प्रियंका गांधी ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। तो पहली सूची में 125 उम्मीदवारों की घोषणा, पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 125 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट खुद जारी की, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। पहली लिस्ट में 40% महिलाएं और 40% युवाओं को टिकट दिया गया है। जिन महिलाओं का पहली लिस्ट में नाम है, उनमें आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी शामिल है। वही पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए नया नारा दिया है, लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा यूपी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें, इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरुण का। अरुण, जो वादा किया था प्रियंका गांधी ने, वो साफ तौर से नजर आ रहा है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिए गए। देखिए रवि, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने एक बड़ा एक तरह से फोकस किया था महिलाओं के वोट पर, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का जो मंशा पार्टी की थी वो इसी के मद्देनजर थी। तो 40% टिकट देना महिलाओं को एक बड़ा फैसला था, और उम्मीद कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि इसके बाद जो लड़कियां हैं, जिस तरह से मैराथन उनका करवा रहे हैं, जिस तरह से उनको स्कूटी देने का वादा किया है, पढ़ाई में मदद करने का वादा किया है, तो महिला वोटर जो 50% आधी आबादी है उसका वोट अपनी तरफ खींच सके कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि न तो बीजेपी, न ही समाजवादी पार्टी या बीएसपी महिलाओं को लेकर फोकस करके कोई खास वो कैंपेन कर रही है। तो 40% जो टिकट देने की बात थी उसको पूरा किया है। साथ ही साथ एक और आपको झलक इसमें मिलेगी, प्रियंका गांधी की कोशिश है कि जिन महिलाओं ने संघर्ष किया, चाहे वो आशा वर्कर हो जिन्होंने संघर्ष किया, जिन पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, चाहे वो सोनभद्र का नरसंहार हो जहां पर पुलिस और तमाम लोगों ने बाद में मुश्किल खड़ी की उन लोगों के लिए जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, जिनको मारा पीटा गया, या फिर उन्नाव रेप कांड हो, पीड़िता की मां को टिकट देना,
ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो एक तरह से दिखा सके कांग्रेस पार्टी कि जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, चूल्हे चौके से निकल कर, घर की देहरी से निकल करके आ रही हैं, उनको हम टिकट दे रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो कोशिश ये है पूरी कि आधी आबादी को साधा जाए, उनका वोट पार्टी की तरफ किया जाए। अरुण, आज नारा भी बदला है। पहले तो था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब युवाओं को लेकर ये नया नारा, जीतेगा यूपी, बढ़ेगा युवा। निश्चित रूप से पहले कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, यानी 50% वोट पर नजर थी। अब लड़ेगा बढ़ेगा जीतेगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की अस्मिता को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक नया नारा दे रही है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, अगर आप उनको देखिए, जो लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उनका यह दावा है कि लगभग 40% इसमें युवा भी हैं, यानी महिलाएं हैं और युवा भी हैं। एक तरह से कॉम्बिनेशन है महिला युवा दोनों का, जो टिकट बंटवारा किया है 125 सीटों पर प्रियंका गांधी ने। और आज उसका ऐलान करके सबसे पहले बढ़त लेना वो चाहती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, बीजेपी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी करके एक बढ़त लेना चाहती है और युवाओं को और महिलाओं को खास तौर से पार्टी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ भी कर दिया कि कुछ अभिनेत्रियों को, कुछ महिला वर्कर को, कुछ संघर्ष करने वाली महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मेन फोकस महिला होगा, उसके बाद युवाओं पर भी फोकस होगा। और कांग्रेस पार्टी जो पिछले कई चुनाव से उत्तर प्रदेश में बेहद ही खराब प्रदर्शन कर रही है, उम्मीद प्रियंका गांधी को है कि इस बार स्थिति सुधरेगी। अगर सीटें बढ़ी तो भी ठीक, नहीं तो कम से कम वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश जरूर है पार्टी की। लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये जो रणनीति प्रियंका गांधी ने यहां पर तय की है, क्योंकि हर बार देखा जाता है अरुण, यूपी में चुनाव धर्म के नाम पे लड़ा जाता है, जातिवाद के नाम पे हमेशा लड़ा जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी ने पहली बार सूबे की आधी आबादी पे उस पे फोकस किया है। ये जो नैतिक तौर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए, लेकिन क्या ये जीत की गारंटी है? सफल होंगी उसमें? देखिए रवि, जीत की गारंटी तब होती है जब आपके पास एक वोट बैंक होता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई इस तरह का वोट बैंक नहीं है। आज के दिन बात करिए, समाजवादी पार्टी के पास एक वोट बैंक है, उनको पता है कि यादव और मुस्लिम समीकरण उनके साथ है। बीजेपी को पता है कि सवर्ण उनके साथ हैं, यादव को छोड़ करके पिछड़े उनके साथ अब तक थे। कुछ उसमें सेधबारी जरूर समाजवादी पार्टी कर रही है। मायावती को पता है कि दलित वोटर उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई कंसोलिडेट वोटर नहीं है। तो उस पर आधी आबादी को आकर्षित करके वो चाह रही थी जीत जाए, क्योंकि कोई बेस होना जरूरी है। और उसके बाद अगर टॉपअप कोई आपके पास आ जाता है तो बड़ा वोट बैंक होता है। जीतने के लिए 40% के आसपास वोट चाहिए आपको कम से कम, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं पास है और उसी को बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है। ठीक है, तो प्रियंका गांधी ने अपनी रणनीति तय कर दी है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी गई, जिसमें से 50 टिकट महिलाओं को दिए गए। बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी मुख्यालय में मंथन लगातार जारी है। पीएम मोदी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बताया गया कि इस बैठक में यूपी चुनावों के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है, जिसके बाद उन नामों पर स्टैंप लग जाएगी। इस बैठक के बाद यूपी में आपको बता दें 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण के लिए किन किन उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा। सीधा रुक करते हैं इस खबर पे। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी यतेंद्र सुबह से इस पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, अभी क्या जानकारी इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल लगातार बैठक चल रही है। सुबह 10:15 बजे बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वर्चुअली तौर पर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जुड़े हैं और जो बाकी अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप के लीडर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और सुबह से बैठक चल रही है। मंथन लगातार चल रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण तो आप देख सकते हैं किस तरह से चुनावी मंथन लगातार यहां पर चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यूपी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता डटे हुए हैं। टिकट वितरण को लेकर यह चुनावी मंथन चल रहा है। इस मंथन से क्या नतीजे सामने आएंगे, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरह से यूपी की सियासत में हर
बदलते वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ नए नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अब बारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी की तरफ से यह बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले या दूसरे चरण के लिए आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। देखना यह है कि उसके बाद आज एक और बड़ी खबर बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं पर। यह बड़ी खबर बीजेपी जाने वाले नेताओं पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता दूसरे दल से, यह बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं कि परिवार के मोह में बीजेपी छोड़ी है। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा बयान यहां पर सामने आ गया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की यह खबर है। बीजेपी का कैडर पूरी तरह एकजुट है। बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं है। यह बीजेपी ने अब यहां पर स्टैंड ले लिया है कि बीजेपी का वोट बैंक जो है वो पहले की तरह मजबूत है। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अब यहां पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो कैडर है वो पूरी तरह से मजबूत है। दूसरे दल से आने वालों ने ही बीजेपी यहां पर छोड़ी है। और क्यों छोड़ी है यह वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि परिवार के मोह में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, बीजेपी ने अपना स्टैंड यहां पर बता दिया कि क्यों उनके मंत्री या कई विधायक जो छोड़कर जा रहे हैं उसके पीछे वजह किसी का पुत्र मोह है, किसी का अवसरवाद है। बिल्कुल, ये बीजेपी के केशव मौर्य 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि जो डूबती नाव पर क्यों सवार होने जा रहे हो, यहाँ बैठकर बात करो, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सब किसी न किसी बीजेपी आला कमान का यही मानना है, आला कमान के सूत्र यही बता रहे हैं कि जो नेता छोड़कर जा रहे हैं वो तमाम दलों को छोड़ने के बाद बीजेपी में आए थे। यानी वो जो छोड़कर जा रहे हैं वो बीजेपी के अपने कैडर के नहीं है। चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सब कई पार्टियों में घूमने के बाद बीजेपी पहुंचे थे। जब बीजेपी बीजेपी सत्ता में आने की आहट लग रही थी तब की बात है। और अब उन्हें लग रहा है कि जब इधर उनके इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उनके परिवार वालों को टिकट नहीं मिल रहा है या फिर उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिल रहे हैं, तो ये 5 साल तक इन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि बीजेपी में उनको घुटन हो रही है। तो ये बीजेपी आलाकमान का मानना है। और दूसरी बात जहां तक बीजेपी की है, बीजेपी का कहना है उनका अपना कैडर इंटैक्ट है। उल्टे बीजेपी में वापस शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से एमएलए आ रहे हैं, कांग्रेस से एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का कहना है कि उनका कैडर मजबूत है, उनका वोट बैंक मजबूत है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ। शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, कई विधायक जो है उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब बीजेपी ने यह बयान दिया है कि इन लोगों ने आखिरकार पार्टी क्यों छोड़ी। कहा जा रहा है कि किसी को पुत्र मोह था, दूसरे दल से जो नेता आए हैं उन्होंने ही पार्टी को छोड़ा है, दल बदलू हैं। इस तरह का बयान अब बीजेपी की तरफ से सामने आ गया और कहा है कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी मुख्यालय में यह मंथन लगातार चल रहा है। पीएम मोदी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बताया गया कि इस बैठक में यूपी चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है। इस बैठक के बाद ही इन नामों पर फाइनल मोहर लग जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी बैठक, चुनावी मंथन देश की राजधानी दिल्ली में लगातार यहां पर चल रहा है। देखना यह है कि यहां पर किसको टिकट मिलता है और किसका पत्ता यहां पर कटता है। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र इस खबर पे लगातार बने हुए। यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है क्योंकि अब बीजेपी ने स्टैंड भी क्लियर कर दिया यहां पर कि भाई जो दल बदलू हैं, जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टिकट वितरण में हम रणनीति चेंज नहीं करेंगे।
देखिए बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया पहले से बीजेपी सूत्रों के दावे से बता रहा है कि ये नेता गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, उनके बारे में पार्टी आलाकमान को पहले से ही पता था। पार्टी आलाकमान ने साफ मैसेज दिया था कि वो उनके प्रेशर में नहीं आएंगे। जो उनकी मांगे हैं, जो पार्टी सिद्धांतों के खिलाफ हैं, वो उन मांगों को नहीं माना जाएगा। वो चाहे तो पार्टी छोड़कर चले जाएं। हालांकि ये मैसेज पार्टी ने पूरे कैडर को दिया है। कैडर को लेकर साफ मैसेज है कि जो पार्टी के सिद्धांत हैं वो उसे नहीं, किसी भी प्रेशर में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो नेता छोड़कर जा सकता है। और ये वो नेता हैं जो पार्टी की विचारधारा से यानी कि दूसरी पार्टी से आए हुए थे और उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी प्रेशर में नहीं आई। जहां तक इस बैठक की बात है तो इस बैठक में भी साफ तौर पर ऐसे विधायकों का टिकट काटा जाएगा जो पार्टी सिद्धांतों के अनुरूप जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने पार्टी कैडर के लिए काम नहीं किया, जो कल्याणकारी योजनाएं डबल इंजन सरकार की रही हैं उनमें वो खरे नहीं उतरे हैं। तो माना यह जा रहा है, सूत्रों का दावा है कि जो पहले 2 चरणों की जो लिस्ट आएगी उसमें 20 से 25% विधायकों का टिकट कटना तय है। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और लगातार एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कहां पर किस तरह से कैंडिडेट दिया जाएगा, क्या मुद्दे रहेंगे। जी ठीक है, तो एक एक सीट को लेकर मंथन यहां पर चल रहा है, जल्द ही इनकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन यूपी के लिए बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ क्या फॉर्मूला तय हो रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर हम आपको बता दें। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह बड़ी खबर है कि अमित शाह की मौजूदगी में सीटों पर फॉर्मूला तय कर दिया गया है। निषाद पार्टी को 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अपना दल की बात करें तो 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। देर रात अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अमित शाह से मुलाकात की थी। तो सहयोगी दलों को लेकर यह फॉर्मूला यहां पर तय कर दिया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। अमित शाह के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बैठक हुई, उसमें यह सीटों का फॉर्मूला तय हुआ। कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? मैंने बताया ना, 15 से 18 सीटों के बीच में चुनाव उतर रही है। पूर्वांचल में ज्यादा सीटें हैं, पश्चिमांचल में कम। हर जिले में लगभग 1 सीटें दिया है, जो हमारे तैयार जिले हैं, जहाँ से हमारे कार्यकर्ता अपनी भी सीट जीत सके और भारतीय जनता पार्टी को जिता सके। तो कई बार ये सवाल उठता है कि सहयोगी दलों को बीजेपी उपेक्षा कर रही है, तो आप सीटों के फॉर्मूले से संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से हम लोग तो बहुत आसानी से रात में बैठक हुई है और 1-2 सीटें रह गई हैं, जिस पे होना है वो कल हो जाएगा। तो चूंकि कार्यकर्ता जब तैयार रहते हैं पहले से और जो सीटों को लेना है वहाँ वर्क रहता है तो आसान रहता लेने में। वो तो उनके लिए होता कि जो सीट लेकर जो इधर उधर, हमारे पास तो 7 साल पहले से प्रत्याशी तय हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी भी जानती रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले सुने था कि नहीं, निषाद पार्टी पहले से मजबूत है और वहाँ हमारे पहले तो 2017 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसी स्थितियों में वो हमें सीट मिलना तय था, वो सीटों देने में भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब ये कि या तो योगी अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट गई है। बड़ा सवाल था कि सीएम योगी आदित्यनाथ इन विधानसभा चुनावों में कहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले अटकलें ये आई कि मथुरा से शायद वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कल जिस तरह से खबर सामने आई थी, ये तमाम अटकलें, आशंकाएं खारिज कर दी गई थी। अब सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, गोरखपुर और अयोध्या। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अयोध्या से कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर सीट चुनने के लिए पार्टी ने रणनीति बनाना यहां पर शुरू कर दिया है। और यह बड़ा सवाल इसलिए भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा चुनाव 2022 की दिशा और दशा भी तय करेंगे। कहां से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है वो गोरखपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ इन विधानसभा चुनावों में अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब 2 विकल्पों को लेकर और ज्यादा अटकलें लग रही हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन फिलहाल
जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस बार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अयोध्या के तमाम संतों ने यह मांग भी की थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार विधानसभा चुनाव अयोध्या से लड़ना चाहिए। और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। एक गोली रोल लगी। बीजेपी के एक और विधायक ने रिजाइन कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मुकेश वर्मा मौजूद हैं। सर, आपने रिजाइन कर दिया है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आपने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा है, क्या प्लान है आगे का? अभी हम लोग मौर्य जी के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ? जी हाँ। केशव प्रसाद मौर्य के साथ नहीं है आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, वहीं की बात करेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जो हमारे भाई बहन हैं उनके पैरों में प्रणाम करता हूँ, आपके भी पैरों में प्रणाम करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप लोग चौथा स्तंभ में, वाकई अगर आप लोग ना होते तो इस देश और इस प्रदेश के गरीबों का क्या होता। आप गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये बताइए कि हाँ, आपने इस्तीफा दे दिया है, मुझे ये बताइए क्या आपका टिकट कट रहा था? क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं टिकट हमें 2017 में मिला, बुला के दिया। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिनको टिकट काटा जा कहते रहा रहे, है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ जो उन्हें करना चाहिए था, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये पिछड़ों को खत्म करना चाहते हैं, ये बैकवर्ड को खत्म करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो बताइए, इन्होंने गिनती कराई? अब कितने रिजाइन? आप बताइए। अब कितने इन्होंने अभी 100 लोग देंगे। जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। 5 साल हो गए, मुझे लगता है कि 7 साल 2014 में इन्हें पूरी ताकत दी, 2017 में इन्होंने पूरी ताकत दी, 2019 में लोगों ने इनके ऊपर भरोसा और विश्वास किया। जो रिजाइन कर सकते हैं और किनसे 100 लोग हैं, 100 लोग। नाम किसी सब हम बता देंगे, लिस्ट आ जाएगी, हम बता देंगे सर। कहाँ जाएंगे? कल अनाउंसमेंट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? हम साथ रहेंगे। कहाँ? समाजवादी पार्टी? मौर्य जी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी मौर्य जी के साथ रहेंगे। तो फिलहाल मुकेश वर्मा अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही रहेंगे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उनके साथ ही ये भी बने रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा साफ साफ बयान दे रहे हैं। बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब आगे कहां जाएंगे? तो इसका जवाब सीधा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य तय करेंगे वहीं पर वो जाएंगे, वही उनका आखिरी फैसला होगा। तो बीजेपी की तरफ से लगातार विधायकों का, मंत्रियों का इस्तीफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। वहीं अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब में आम आदमी पार्टी लोगों की राय से अपने सीएम के चेहरे को चुनेगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नंबर जारी किया, जिस पर अपनी राय देकर लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी के चेहरे को चुन सकते हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को ही जीत मिलेगी। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज़ छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी
उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे लवलीना बोरगोहेन से। लवलीना बोरगोहेन असम की, भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के अरीना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? सर आप भी छोटे से गांव से आती हैं जी, है ना? आपके गांव में पूरा सेलिब्रेशन था जब आप मेडल जीती थी, पर लेकिन जब आपने शुरुआत किया, प्रॉब्लम तो बचपन से ही शुरू हो गए थे क्योंकि हमारे घर में तीनों लड़की थी। हाँ। तो लोग बहुत बोलते थे कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता है, और हमारा घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था। सुबह अगर हम लोगों को खाने के लिए मिलते थे तो रात को हम सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। आप अपनी गेम में, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा आपका पावरफुल अटैक क्या रहता है? मैं हर तरह का गेम खेल सकती हूँ। मैं एक ओपोनेंट को देखती हूँ और स्ट्रेटजी बनाती हूँ, और मैं किसी के साथ सेम गेम नहीं खेलती हूँ। कोई पर्स छीनने के लिए आता हाँ। है तो मान लीजिए राइट साइड से आपकी तरफ आया तो मैं ऐसे बढ़ा तो आप ये इस हाथ को हटा दिया। एक कहीं पे भी ये भी मार सकता है, हाँ। ये भी मार सकता है। चांस मिल जाता है कि एक हाथ अगर ब्लॉक कर दिया उसका पूरा बॉडी खुल जाता है। बॉडी खुल जाता है। हाँ। आप जरा तजम्मुल से पूछते हैं। तजम्मुल, सबसे पहली बात कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आप किक कहाँ करेंगे? सब पहले तो ये आप चेस्ट पे भी किक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप वो बचाने की कोशिश करो तो थाई पे किक कर भी सकते हैं, फिर एब्स पे दे सकते हैं, और फिर अपने हाँ। मुंह पे तो भी ये मार तो सकते फुल ऑन हैं। अटैक ही हो गया। अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकते हैं भाई? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, ये तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे और- बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? जी। हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, अरे वाह, सुपर। Genius, young genius. 5 राज्य 600